तो स्टूडेंट्स इन चैप्टर 4 है ना, इन प्रोग्रेसिंग और मैनेजमेंट कनेक्टेड नाउ, हनी श्रीवास्तव, सौरभ, सत्येंद्र, अमित गर्ग, अनिकेत अग्रवाल, आराध्या तिवारी, अंकिता मिश्रा, भविष्य, दिव्यांशी सिंह, हनी, प्रीति फडनीस, नव्या चौरे, निष्ठा पांडे, पीयूष सिंह है ना, प्रज्वल द्विवेदी और सौरभ, शुभ अग्रवाल, स्वाति शशांक और आराध्या रखवार। 2 स्टूडेंट इसमें ऐसे कनेक्टेड हैं, वो स्टूडेंट हैं या नहीं हैं जो विदाउट नेम है ना। 2 स्टूडेंट्स इसमें ऐसे हैं जो नेम जिनका नहीं है, वो अपना नेम चेंज कर लें, ठीक है। हाँ, वो जो है चलिए ठीक है, क्लास को स्टार्ट करते हैं बेटा। अच्छा, चैप्टर 4 समझ में आ रहा है सभी को नहीं? पहले बीच में बता दें क्योंकि आज ये कंप्लीट हो जाएगा। यस सर। बहुत ज्यादा टफ तो नहीं लग रहा है? इजी लग रहा है ना चैप्टर? सर इजी लग इजी लग रहा है ना? यस सर। सभी को थोड़ा बहुत तो अच्छे से समझ में आ ही रहा होगा ना, बहुत पूरा तो नहीं पूरी बुक का, लेकिन जितना है उसमें कम से कम आप मान चलिए 50-60% तो समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है, ये बताएं। सर आ रहा है। इससे ऊपर आ रहा है? यस सर। आ रहा है, ठीक है। तो बहुत अच्छी बात है, ये चैप्टर सिविक्स के हैं और बहुत ही थोड़ा सा टिपिकल होते हैं, लोगों के लिए बड़े कठिन होते हैं, लेकिन मैंने बहुत ही आसान तरीके से आप लोगों को समझाने की कोशिश किया है। इसको पढ़ाना ही अपने आप में बड़ा कठिन होता है, ठीक है। और लेकिन आप लोगों से स्क्रीन में शेयर कर रहा हूँ बेटा आप लोगों के सामने, ठीक है। आप लोगों को ये चैप्टर दिख रहा है? यस सर। यस सर। यस सर। यस सर। यस सर। यस सर। ठीक है, तो मीटिंग स्टार्ट की जाती है। आप सभी लोग अपनी वॉइस जो भी है तो म्यूट कर लें, बिकॉज मैंने म्यूट नहीं किया है इधर से, आप लोग म्यूट कर लीजिए। और मुझे उम्मीद है कि किसी के घर से कोई आवाज नहीं आएगी। अभी आवाज आ रही है? मुझे लग रहा है हटाना ही पड़ेगा। ठीक है, देखिए इन चैप्टर में हम कल यहाँ तक कवर कर लिए थे, एवोल्यूशन तक। हमने देखा था कि किस तरह से एक जलियांवाला बाग मैस्करे हुआ। हिस्ट्री में इसको हम दोबारा पढ़ेंगे, जलियांवाला बाग मैस्करे को। यहाँ पर थोड़ा सा केवल एक क्लू दिया गया है। क्लू इसलिए दिया गया है कि जिस समय ब्रिटिश का टाइम पीरियड चल रहा था बेटा, उस समय कुछ हिस्टोरियन ये कह रहे थे कि जो कानून की प्रक्रिया है, लॉ भारत में जो आया वो ब्रिटिश गवर्नमेंट की वजह से आया, ब्रिटेन की वजह से आया। इसमें कुछ हिस्टोरियंस इस बात पे विवाद कर देते हैं, झगड़ा नहीं करते, पिटाई करने लगते हैं एक दूसरे की। उनका कोई मत रहता है, इधर से जो दूसरे हिस्टोरियन होते हैं, इतिहासकार होते हैं जो हिस्ट्री लिखते हैं, उनका मानना यह था कि नहीं, कानून की शुरुआत वो नहीं थी, वो तो एक अत्याचारी कानून था। आर्बिट्रेरी वर्ड का एक इस्तेमाल हुआ था यहाँ पे, आर्बिट्रेरी। तो आर्बिट्रेरी का मतलब यही होता है कि अत्याचार। ऐसा कानून जो अत्याचार पर हो तो उसे कानून थोड़ी कहेंगे भाई। कानून का मतलब, लॉ का मतलब तो मैंने आपको क्या बताया था, मेडिसिन के रूप में बताया था जब स्टार्टिंग में बताया था। तो ये कोई मेडिसिन तो नहीं है ना। कानून का मतलब तो ये था कि समाज में, सोसाइटी में फैली हुई बुराइयों को दूर करना, लोगों को आपस में संगठित करना, लोगों को सही रास्ते पर लाने का एक प्रयास था, है ना। एक अच्छी सोसाइटी की स्थापना करना था। लेकिन क्या इसमें ऐसा दिख रहा था ब्रिटेन के कानून में? नहीं।
उसी का एग्जाम्पल अब जलियांवाला बाग मैस्कर देख सकते हैं कि जलियांवाला बाग मैस्कर हत्याकांड में कानून के ही विरोध में, है ना, ब्रिटेन गवर्नमेंट की जो नीतियां थी, पॉलिसीज थी, उसके विरोध में वहां पर सब लोग इकट्ठा हुए थे, खड़े हुए थे, है ना, मीटिंग चल रही थी और अचानक से जनरल ओडायर पूरे मैदान को, है ना, उस पूरे बाग को घेर लेते हैं चुपचाप, बिना किसी वार्निंग के एक साथ फायर का आदेश दे देते हैं, जिससे हजारों लोग की, है ना, वहां पर जान चली जाती है। जो उस समय उस देश में उस समय ये सबसे बड़ी घटना थी। जलियांवाला बाग मास्कर की डेट याद रखना है, 13 अप्रैल 1919 को ये हुआ था। 13 अप्रैल 1919 को हुआ था। और याद रखिए इसी 13 अप्रैल 1919 के बाद ही अगला साल जो आता है 1920, यानी 1900 to 20 ईयर आता है, उसी साल गांधी जी का सबसे बड़ा आंदोलन, पहला और सबसे बड़ा आंदोलन देखने के लिए मिलता है, देशव्यापी आंदोलन देखने के लिए मिलता है। पहला आंदोलन तो उनका हालांकि चंपारण मूवमेंट है, चंपारण मूवमेंट से उनका आंदोलन शुरुआत हो जाता है भारत में, चंपारण मूवमेंट से गांधी जी के आंदोलन की शुरुआत होती है। लेकिन देशव्यापी जो मूवमेंट था गांधी जी का, देशव्यापी यानी पूरे देश के लिए, पूरे देश में एक साथ लोगों का सहयोग मिला, लोग अंग्रेजों के खिलाफ खड़े हुए, वो गांधी जी का आंदोलन का नाम क्या था? नॉन कॉपरेशन मूवमेंट। नाम था उसका नॉन कॉपरेशन मूवमेंट, हिंदी में इसको कहते हैं असहयोग आंदोलन, असहयोग आंदोलन 1920। ये जब आएगा हिस्ट्री में चैप्टर 11 में, जो पुरानी बुक्स थी उनमें था, न्यू बुक में चैप्टर 9 या 10 में हो सकता है ना, उसमें सीधे सीधे चैप्टर का नेम दिया है नेशनल मूवमेंट, है ना, नेशनल मूवमेंट। और इधर 1870 से लेकर 1947 ये चैप्टर होगा। जो बच्चे चाहें वो अभी भी पढ़ सकते हैं जाके, वहां पे थोड़ा बहुत आपको नॉलेज हो जाएगा वहां से, ठीक है, लेकिन अभी कोई जरूरत है नहीं। तो ये जो इवोल्यूशन वर्ड आया, विकास क्रम आया, ये किसके बाद आया कि जब इतना बड़ा कांड हुआ तो लोग, जो हमारे यहाँ के जो पढ़े लिखे लोग थे, उन्होंने वकालत करना शुरू किया, पढ़ाई शुरू की, पढ़ाई में लॉ की पढ़ाई की, कानून की पढ़ाई करना शुरू किया। उन्होंने भी समझना शुरू किया कि आखिर कानून होता क्या है, लॉ होता क्या है। तो पता चला कि लॉ की पढ़ाई भी होती है ना, और उसके लिए आपको तैयारी करनी पड़ती है, इसके बाद एग्जाम निकालने पड़ते हैं, इसके बाद फिर, है ना, कुछ लोग हमारे भारतीय जो रहे, वो जो पढ़े लिखे, जो पढ़ लिख सकते थे बड़े आराम से, उन्होंने, जिनके पास थोड़े बहुत पैसे रहे, उन्होंने किसी तरह से पढ़ाई किया, कानून को समझने का प्रयास किया, है ना, एंड बिगेन इमर्जिंग डिमांडेड द रिस्पेक्ट इन कॉलोनियल कोर्ट, है ना, ये सब चीजें आपको कल मैंने बताया हुआ था। और आपने देखा कि इंडियन जजेस, भारतीय जज भी बनने लगे, और भारतीय जजों का एक सबसे इंपॉर्टेंट रोल ये था कि इंडियन जजेस आल्सो बिगैन टू प्ले अ ग्रेटर रोल इन मेकिंग डिसीजन, यानी जब भी कोई डिसीजन लिया जाता था भारतीयों के खिलाफ, तो उसमें इंडियन जज हस्तक्षेप कर देते थे, नहीं नहीं ये सही नहीं है ना। तो कुछ राहत मिलना शुरू हो गई थी, पूरी तरह से तो नहीं, लेकिन कुछ राहत मिलना शुरू हो गई थी। तो इस तरह से धीरे धीरे हमने इवोल्यूशन देखा। इवोल्यूशन का मतलब किस तरह से हम लोग विकास क्रम की ओर आगे बढ़े, ठीक है। इसके बाद बात आती है विद द एडॉप्शन ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन की। थोड़ा सा हम लोग इस तरह से पढ़ते हैं, है ना, एक एक लाइन से अच्छा है कि थोड़ा आप ऐसे पढ़िए। विद द एडॉप्शन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन दिस डॉक्यूमेंट सर्व्ड एज द फाउंडेशन ऑन व्हिच आवर रिप्रेजेंटेटिव बिगैन मेकिंग लॉज फॉर द कंट्री। जब हमारा संविधान स्वीकार कर लिया गया, जब हमारा संविधान बन गया 1947, देश आजाद होने के बाद, अभी तक ऊपर जो पढ़ रहे थे आप, देश आजाद होने के पहले तक की बात पढ़ रहे थे, अब देश आजाद होने के बाद यहाँ पढ़ रहे हैं। विद द एडॉप्शन ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन लिखा है ना, मतलब इसका यही है कि कॉन्स्टिट्यूशन कब आपका अडॉप्ट किया गया था? जिस समय आपका देश आजाद हो गया था। आजाद होने के 1947 के बाद 1949 में ये एडॉप्शन हुआ था, है ना, 26 नवंबर 1949 को आपका कॉन्स्टिट्यूशन एडॉप्ट कर लिया गया था बेटा, ठीक है। लागू कब हुआ था? लागू तो आपका 1950 में हुआ था, 26 जनवरी 1950 में, तभी से आप लोग उसको रिपब्लिक डे मनाते हैं। उस दिन तो लागू हुआ था पूरे देश में आपका कॉन्स्टिट्यूशन, लेकिन एडॉप्ट कब किया गया था? 26 नवंबर को और 1949 को। ये डेट भी याद कर लेंगे और आएगी, हिस्ट्री में भी आएगी ये डेट। दिस डॉक्यूमेंट सर्व्ड एज अ फाउंडेशन। और देखिए जब ये डॉक्यूमेंट एडॉप्ट किया गया देश के लिए, तो इसमें क्या हुआ, एक फाउंडेशन बन गई देश के लिए, है ना, which our representative began making laws for our country। इसमें क्या हो रहा है बेटा कि हमारे द्वारा चुने गए जो प्रतिनिधि हैं, जो रिप्रेजेंटेटिव हैं, अब वो देश के लिए कानून बनाएंगे। लेकिन पहला क्या ऐसे ब्रिटिश गवर्नमेंट में था, ब्रिटेन के एरा में था, ऐसा कॉलोनियल पीरियड में था, नहीं था। अब क्या है, अब हमारे रिप्रेजेंटेटिव यानी हमारे बीच से ही कोई लोग चुनाव में खड़े होंगे, हम उनको वोट देंगे, अब वो जाके पार्लियामेंट में बैठेंगे और वो संसद में बैठेंगे पार्लियामेंट में, और वहां कानून बनाएंगे। तो अब की स्थिति और पहले की स्थिति में कितना बड़ा डिफरेंस हो गया बेटा, है ना, अब की स्थिति में और पहले की स्थिति में कितना बड़ा डिफरेंस हो गया है। हाँ पीयूष।
पीयूष सिंह पटेल, मैसेज कर सकते हैं आप, ठीक है, कोई क्वेश्चन है तो। फिर देखिए, एवरी ईयर आवर रिप्रेजेंटेटिव पास सेवरल न्यू लॉ एज वेल एज अमेंड एग्जिस्टिंग वन। हम देखते हैं कि हर साल जो हमारे रिप्रेजेंटेटिव होते हैं ना, बहुत सारे जो कानून होते हैं उनको बनाते हैं, बहुत सारे कानून को पास कर देते हैं, पुराने कानूनों में संशोधन कर देते हैं। पुराने जो बने हुए जो कानून है वो अगर हमारे देश के लिए उतने उचित नहीं है तो उसको बेटा उसमें अमेंडमेंट किया जा सकता है, संशोधन किया जा सकता है। ये देखिए अमेंड वर्ड आया है, ये वर्ड ही आप याद कर लीजिएगा, ये हमेशा आपके पॉलिटिकल साइंस में अक्सर इस्तेमाल होता है। अमेंड, अमेंड का मतलब होता है संशोधन करना, ठीक है। जो पहले से ही बने हुए कानून है, एग्जिस्टिंग वन जो पहले से ही बने हैं उनपे क्या करना, अमेंड करना, और नए कानूनों को क्या करना, पास करना। तो दो तरह से काम अब हमारे देश में शुरू हो गए हैं। आपको क्लास 6 की बुक में आपने पढ़ा था बेटा, आप लोगों को याद होगा, हिंदू सक्सेशन अमेंडमेंट एक्ट, ये अभी भी याद कर लीजिए, हमेशा आपके लिए इंपॉर्टेंट रहेगा। हिंदू सक्सेशन अमेंडमेंट एक्ट का मतलब ये था हिंदू उत्तराधिकार संशोधन अधिनियम। इसका सीधा सीधा ये मतलब है कि हिंदू उत्तराधिकार संशोधन अधिनियम। एक्ट का मतलब हिंदू हो गया, सक्सेशन का मतलब उत्तराधिकार, अमेंडमेंट का मतलब क्या हो गया, संशोधन। संशोधन का मतलब बने हुए कानून में कुछ उसको हटाकर कुछ नया चीज जोड़ देना, पुराने ही कानून में कुछ नया जोड़ देना अमेंडमेंट कहलाता है। फिर एक्ट 2005 क्यों दिया है, क्योंकि 2005 में ही ये एक्ट आया था, अधिनियम आया था। इस एक्ट में क्या कहा गया था बेटा कि अकॉर्डिंग टू दिस न्यू लॉ सन, डॉटर एंड देयर मदर कैन गेट एन इक्वल शेयर ऑफ फैमिली प्रॉपर्टी। ये आज भी आपसे एग्जाम में पूछा जा सकता है कि व्हाट इज द हिंदू सक्सेशन अमेंडमेंट एक्ट 2005। तो आप बताएंगे कि सर अकॉर्डिंग टू दिस न्यू लॉ, इस लॉ के अकॉर्डिंग में क्या हो गया, हो सकता था कि सन हो, चाहे किसी पिता के बेटे हो, चाहे किसी है ना फादर की पुत्री हो, किसी पिता के बेटे हो, बेटी हो, या उनकी पत्नी यानी कि आपकी माँ हो, है ना, सभी को क्या मिलेगा, इक्वल शेयर ऑफ फैमिली प्रॉपर्टी। प्रॉपर्टी की जो शेयर होगा जब प्रॉपर्टी का, तो उसमें इक्वली सबको मिलेगा। पहले क्या होता था कि पहले होता था कि जो पिता के बेटे होते थे ना, जो बॉयज थे ना, जो बेटे होते थे, सन होते, उनमें इक्वली डिवाइड कर दिया जाता था। जैसे 4 बेटे हैं ना, तो 4 में प्रॉपर्टी डिवाइड कर दी जाएगी, ठीक है। लेकिन लड़कियों को नहीं मिलता था, जो बेटियां हैं उनको नहीं मिलता था, साथ ही साथ उनको उनकी जो पत्नी है उनको भी नहीं मिलता था। ऐसे में समस्या ये खड़ी हो गई कि जिनके मान लीजिए भाई दवे खुदा ना खास्ता किसी के है ना पिता एक्सपायर कर गए, है ना फादर, तो इसमें होता क्या था, जो बेटे थे उनको प्रॉपर्टी मिल गई, अब उनकी तो मैरिज हो गई, बाद में उनकी मैरिज हो गई, उन्होंने अपनी अलग अलग फैमिली बना ली। लेकिन जो उनकी बेटियां थी उनका क्या, हो सकता है कि उन बेटियों की हेल्प वो भाई उनके ना करे। सेकेंड थिंग, जो उनकी पत्नी है ना, वो जो उनकी वाइफ है उसकी भी हेल्प ना करें, तो कहाँ जाएगी, किससे हेल्प लेगी। तो गवर्नमेंट ने, सरकार ने सोचा कि ऐसे में तो हमारी जो देश की महिलाएं हैं वो बहुत पीछे हो जाएंगी, ऐसे में हमारे देश की जो महिलाएं हैं बहुत पीछे हो जाएंगी, और इसीलिए उन्होंने ये अमेंडमेंट एक्ट लाया अपने देश की लड़कियों के लिए, बेटियों के लिए और महिलाओं के लिए भी शेयर का इसमें हिस्सा किया। सन्स के लिए तो पहले से ही था, डॉटर और उसकी मदर को लिए, है ना, ये बात आपको समझ में आई होगी। So similarly new law have been enacted to control the pollution and provide employment। बाद में एक नया कानून क्या बना, वो कानून इसलिए बना टू कंट्रोल पॉल्यूशन, पॉल्यूशन को कंट्रोल करने के लिए। आपको देखा होगा कि प्रदूषण कंट्रोल करने के लिए कौन सा कानून बना, पॉल्यूशन को रोकने के लिए, है ना। प्रोविजन, जो पॉल्यूशन होता है उसको राष्ट्रीय आप कह सकते हैं कि पॉल्यूशन, है ना, देश में जो पॉल्यूशन फैला उसके लिए क्या बन गया, आयोग ही बन गया, कमीशन बन गया, एक्ट बन गया। उस एक्ट का काम ये था, उस अधिनियम का काम ये था कि देश में जो भी पॉल्यूशन फैलाएगा, है ना, उस पर सहयोग नहीं करेगा। बात समझ में आ रही है। तो वो ऐसे लोगों पर क्या किया गया, कानून का शिकंजा कसा गया। जैसे गाड़ियां निकलती है ना, तो गाड़ियों में देखा जाता है किसकी गाड़ी से ज्यादा धुआं निकल रहा है, ज्यादा स्मोक निकल रहा है, तो फिर जो पुलिस होगी, जो उनको पहले से ही एक्ट, उनको ये सब पता है कि देश में ये सब चीज अलाउ नहीं, तो है ना आपकी गाड़ी खड़ी करा सकते हैं कि आपने अपनी गाड़ी में इसको सही क्यों नहीं करवाया, इससे इतना ज्यादा स्मोक निकल रहा है और आप इसको रोड में लेके चल रहे हैं, पहले उस गाड़ी को सही करवाइए, है ना। आपके लिए जुर्माना भी, आपको कुछ पैसे भी बेटा पेनाल्टी भी पे करना पड़ सकता है, ठीक है। तो ये सब इसी के तहत हुआ है, ठीक है। इसके बाद एंड प्रोवाइड एम्प्लॉयमेंट, रोजगार प्रोवाइड कराने का भी। इस तरह से हमने देखा कि बहुत सारे कानून, है ना, पास हुए हैं। अब देखिए इसमें क्या है कि हाउ डू न्यू लॉ कम अबाउट।
कैसे कोई नया कानून आता है, थोड़ा इसको देखेंगे। कैसे कोई नया कानून आता है, कैसे कोई नया कानून आता है बेटा, तो देखेंगे इसमें कि द पार्लियामेंट हैज एन इंपॉर्टेंट रोल इन मेकिंग लॉ। द पार्लियामेंट हैज एन इंपॉर्टेंट, सबसे जो लॉ मेकिंग में, लॉ को बनाने में, कानून को बनाने में, देश के लिए कानून बनाने में जो सबसे इंपॉर्टेंट रोल है वो किसका है, वो पार्लियामेंट का ही है, ठीक है। और आपने देखा कि देयर आर मैनी, बहुत सारे इसके तरीके होते हैं विच टेक प्लेस एंड इट ऑफन डिफरेंट ग्रुप्स इन सोसाइटी दैट रेज द नीड फॉर अ पर्टिकुलर लॉ। एन इम्पोर्टेंट रोल, इसका इंपॉर्टेंट रोल क्या है कि पार्लियामेंट इज टू बी सेंसिटिव टू द प्रॉब्लम फेस बाय द पीपल। लोगों के द्वारा जो भी प्रॉब्लम फेस की जाती है ना, वो पार्लियामेंट को एहसास होना चाहिए, है ना। पार्लियामेंट इस चीज को ध्यान में लेती है, संज्ञान में लेती है। पार्लियामेंट का मतलब ये नहीं है कि जो लोग यहाँ से हम लोग इलेक्ट कर दिए हैं वो लोग जाके पार्लियामेंट में बैठ गए हैं, अब उनको कोई मतलब नहीं है, ऐसा नहीं है। पार्लियामेंट का जब सेशन चलता है तब तो वहां बैठते ही है, लेकिन पार्लियामेंट का सेशन जब नहीं चलता है, जब पार्लियामेंट नहीं चलता है, 2 महीने, 1.5 महीने, 3 महीने जो भी फ्री रहते हैं, उसमें आपके द्वारा जो चुने गए रिप्रेजेंटेटिव है, पार्लियामेंट के मेंबर है, एमपी हैं, वो आप अपने अपने क्षेत्रों में तो आते हैं ना, और अपने अपने क्षेत्रों में आकर देश की समस्याओं को लोगों के बीच में रहकर सुनते हैं। और जब वो प्रॉब्लम उनको पता चलता है कि अरे ये प्रॉब्लम तो बहुत ज्यादा बड़ी है, तो उसको पार्लियामेंट में आवाज उठाते हैं बेटा, वहां बहस करते हैं, है ना, डिस्कशन करते हैं कि इससे संबंधित लॉ आना चाहिए। जैसे कि आपने देखा कि लेट अस द रीड फॉलोइंग स्टोरी टू द अंडरस्टैंड, आप नीचे दी गई स्टोरी से आप समझ सकते हैं कि कैसे जो डोमेस्टिक वायलेंस है, डोमेस्टिक वायलेंस का मतलब घरेलू हिंसा, घरेलू हिंसा, अब इसको नीचे और पढ़ेंगे, वाज ब्रॉट टू द अटेंशन पार्लियामेंट, उसने पार्लियामेंट का ध्यान अपनी ओर खींचा। यानी इस डोमेस्टिक वायलेंस ने, है ना, घरेलू हिंसा ने पार्लियामेंट का ध्यान अपनी ओर खींचा। कैसे खींचा? एंड प्रोसेस एडॉप्टेड फॉर दिस इशू बिकम लॉ, और बाद में वो कानून बन गया। तो आप देखेंगे कि जो कानून बनता है वो डायरेक्ट सीधे कानून नहीं बन जाता है। बात समझ में आ रही है ना? वो प्रॉब्लम्स लोगों के द्वारा उठाई जाती है, फिर उस पार्लियामेंट के जो पार्लियामेंट होती है अपने संज्ञान में लेती है, समझती है, और उसके बाद फिर उस पर डिस्कशन, बहस होता है ना, फिर कानून बन जाता है। इसको मैंने पढ़ने के लिए आपको कहा था कि देखिए डोमेस्टिक वायलेंस क्या है, आपको एक बार बहुत पहले भी समझाया हुआ था कि डोमेस्टिक वायलेंस जनरली रिफर्स टू द इंजरी और हार्म द सेट ऑफ इंजरी, है ना, और हार्म कॉज्ड बाय एडल्ट मेल यूजुअली हस्बैंड अगेंस्ट हिज वाइफ। इसका मतलब ये था कि घरेलू हिंसा वो थी, है ना, जिसमें नुकसान पहुंचता है, धमकाया जाता है, इंजरी होती है ना, और किसके द्वारा? जो जनरली बात है कि एडल्ट मेल, जो एडल्ट मेल है, या साधारणतः हम लोग यही देखते हैं कि जो हस्बैंड होते हैं वो अपनी वाइफ के साथ में ऐसा करते हैं, है ना, मारपीट या मेंटली टॉर्चर, उनको कुछ एब्यूज कर दिए तो वो दिन भर सोचती रहती है, उनका दिमाग डिस्टर्ब हो जाता है ना। और इंजरी में भी कॉज्ड बाय द फिजिकली, कभी कभी जब मारपीट भी हो जाती है तो इंजरी भी आ जाती है, बीटिंग अप, पिटाई करने से, है ना। वुमेन और बाय इमोशनली अब्यूजिंग हर, उनको अब्यूज किया जाता है। अब्यूज ऑफ वुमेन, जो जिस वुमेन को अब्यूज किया गया है, कैन आल्सो इंक्लूड वर्बल, है ना, सेक्सुअल एंड इकोनॉमिक अब्यूज। जो महिला को अब्यूज किया गया है वो किसी प्रकार से भी अब्यूज हो सकता है। वर्बल यानी मुंह से ही कुछ बोल दिया उल्टा सीधा, है ना। सेक्सुअल का मतलब है कि जो चीजें उनको पसंद नहीं है उसके अलावा भी उस चीजों को, है ना, यौन संबंधी बातों को, है ना, जबरदस्ती तरीके से करना, है ना। एंड इकोनॉमिक्स अब्यूज का मतलब है कि आर्थिक रूप से पैसे रुपए से संबंधित सहयोग ना करना, है ना, उनको उससे संबंधित अब्यूज करना। तो अब्यूज किसी भी प्रकार का हो सकता है बेटा, है ना। द प्रोटेक्शन ऑफ वुमेन फ्रॉम डोमेस्टिक वायलेंस एक्ट 2005, और ये जो प्रोटेक्शन है वुमेन का फ्रॉम द डोमेस्टिक वायलेंस एक्ट एक्सटेंस अंडरस्टैंडिंग, ये केवल यहीं तक सीमित नहीं था। आपको लग रहा होगा केवल डोमेस्टिक वायलेंस इतना ही है, ऐसा नहीं है। डोमेस्टिक वायलेंस को और उसका विस्तार किया गया उसकी सुरक्षा के लिए, महिलाओं की सुरक्षा के लिए। अंडरस्टैंडिंग द टर्म डोमेस्टिक टू इंक्लूड ऑल वुमेन, उन सभी महिलाओं के लिए who live or have lived together in the shared household, यानी किसी बड़ी सी बिल्डिंग में अगर कोई महिला रह रही है, मान लीजिए वो फैमिली की नहीं है, फैमिली की आपकी नहीं है, आपकी फैमिली में आपकी फैमिली से जुड़ी हुई महिला नहीं है, लेकिन उस बिल्डिंग में रह रही है, आप उस बिल्डिंग से आते जाते हैं, एक बहुत बड़ा कंपार्टमेंट होता है ना, पूरा अपार्टमेंट होता है, वहां पर बहुत सारे पर्सन रहते हैं किराए में, या बहुत सारे लोग ऐसे एक ही घर के छत में नीचे रहते हैं। तो वहां पर भी अगर आपने किसी महिला को, आप डेली आ जा रहे हैं वहां से, और आपके द्वारा कोई अशब्द, है ना, कोई गलत शब्द बोला गया जो उसको पसंद नहीं है, तो ऐसे लोगों को भी धर पकड़ने की डोमेस्टिक वायलेंस जो लॉ बना, एक्ट बना, उसमें बात रखी गई है। तो विद द मेल मेंबर हु इज, है ना, ट्रेनिंग द वायलेंस, तो ऐसे लोगों को भी धरपकड़ की जाएगी। ऐसा नहीं कि केवल आपकी फैमिली में ही अगर कोई प्रॉब्लम हो रही है उसको डोमेस्टिक वायलेंस में किया जाएगा, नहीं। अगर किसी अपार्टमेंट में आप डेली आ जा रहे हैं, आप कहीं रह रहे हैं, और वहां पर भी आप किसी महिलाओं के साथ में किसी, है ना,
जो गर्ल्स हैं उनके साथ में अगर आपको कोई अभद्रता गलत शब्द इस्तेमाल करते हैं, यूज करते हैं और उन्होंने आपके खिलाफ कुछ कह दिया, तो फिर आप समझ सकते हैं कि आप लोगों के लिए सीधे है ना एक ही घर बचेगा, फिर जेल के अलावा और कोई व्यवस्था नहीं हो सकती। ठीक है, तो और इसमें देखेंगे, ये देखिए अभी एक स्टोरी है, मैंने आपको पढ़ने के लिए कहा था कि अक्टूबर 2006 में देखिए साजिया और न्यूज़पेपर पढ़ती है ना, ये लोग आपस में डिस्कस करते हैं, ये सब मैंने कहा था कि आप लोग पढ़ लीजिएगा। तो इसमें आपने पढ़ा होगा कि इसमें आपने देखा होगा कि कुसुम और साजिया दोनों किस तरह से बात करते हैं कानून के संबंधित। कुसुम और साजिया वर्क फॉर अ वुमेन्स ऑर्गेनाइजेशन, महिला संगठन में काम करने वाली दोनों महिलाएं थी, है ना, और ये बात कर रही हैं कि कैसे डोमेस्टिक वायलेंस एक्ट पास हुआ। उस समय को याद कर रही हैं, इतना आसान नहीं था डोमेस्टिक वायलेंस एक्ट पास करना, ये डोमेस्टिक वायलेंस एक्ट पास करना इतना आसान नहीं था। और देखिए अप्रैल 1991 की बात है, जब ये वो समय है, टिपिकल डे था, एक बहुत कठिन समय था, जब इनके जो हस्बैंड है वो इनको पिटाई करते थे, है ना, और ये बताने से डरती थी, शर्मिंदा होती थी, है ना, और कहती थी कि मुझे डर लगता है। और फिर देखिए आई एम बीइंग इल ट्रीटेड, मेरे साथ बुरी तरह व्यवहार हुआ और मेरे साथ एब्यूज भी किया गया, है ना। और देखिए फिर आगे देखिए, आई डू नॉट वांट टू गो टू द पुलिस, लेकिन अभी भी वो महिला देखिए उसके हस्बैंड ने ऐसा किया, लेकिन उसके बाद शिकायत बताने गई, बताने से शर्मा रही थी यहाँ पर, है ना। इसके बावजूद जब दूसरी जगह जाती हैं तो अभी भी वो कहती है कि मैं पुलिस में कंप्लेन नहीं करना चाहती हूँ, बस मैं इतना चाहती हूँ कि जो वायलेंस मेरे साथ हो रहा है वो मेरे हस्बैंड के द्वारा बंद कर दिया है। लेकिन क्या अगर कोई पागल हो गया आदमी तो ऐसा बंद करेगा? नहीं। तो देखिए इसमें वो अभी भी डिफेंडिंग मोड में है, महिला वो क्या है, डिफेंडिंग मोड में है, अटैकिंग मोड में नहीं आ रही है ना। अनफॉर्चुनेटली द क्रिमिनल वन एंड डज नॉट ऑफर दीज ऑप्शन। आप देख रहे होंगे कि इसमें किस तरह से कहा जा रहा है, थ्रू आउट द 1990 द नीड फॉर अ न्यू लॉ वाज रेज्ड इन डिफरेंट फोरम। और आपने देखा कि 1990 का जो समय था, 1990 से 2000 के बीच का जो समय था, इसमें इस कानून को, इस नए से कानून को उठाने की बड़ी जोर शोर से मांग चल रही थी। ये देखिए पब्लिक मीटिंग हो रही है यहाँ पर, देखिए कुछ महिलाएं खड़ी हैं, लोग बाकी महिलाओं को समझा रहे हैं कि आप लोग समझदार कब बनेंगे। बहुत सारी देखिए महिलाएं ऐसी होती हैं जो घरों में इस अत्याचार को सह रही हैं, वो कभी आवाज नहीं उठा पाती हैं, ठीक है ना। तो इसमें देखिए आप देख रहे होंगे बहुत यही सब चीजें इसमें बताया जा रहा है ना, कि आप अपने अधिकार को पहचानिए और हमें इसमें क्या करना चाहिए, राइट टू द कंटिन्यू लिविंग। जो महिलाएं किसी हाउस होल्ड में रह रही हैं उनको भी अपने इस कानून के साथ में जोड़ना चाहिए। और वो बताती हैं कि वी नीड अ सिविल लॉ, हमें एक सिविल लॉ कानून की जरूरत है। अब देखिए यहाँ पर जो लायर्स कलेक्टिव ग्रुप है 1999 में, अब देखिए मुद्दा आगे बढ़ रहा है धीरे धीरे। 1919 में क्या हुआ बेटा, जो वकील थे, जो वकील रहे 1990 में, जो वकीलों का समूह रहा, ग्रुप ऑफ लायर्स, लॉ स्टूडेंट, कानून पढ़ने वाले जो विद्यार्थी रहे, बहुत सारे विद्यार्थी कानून की पढ़ाई करते हैं, आप लोग भी आगे चल के क्लास 12 के बाद, है ना, ग्रेजुएशन करने के बाद लॉ की पढ़ाई कर सकते हैं, LLB जैसे कोर्स होते हैं उसको कर सकते हैं। तो इन लोगों ने भी इस पर ध्यान दिया बेटा, और डोमेस्टिक वायलेंस बिल क्या हुआ, उसका एक मसौदा तैयार किया गया। ड्राफ्ट का मतलब ये है कि अब लोगों के बीच में बहस होने लगी कि इस घरेलू हिंसा से संबंधित एक कानून बनना चाहिए, और लोग अब धीरे धीरे इस बिल की ओर, बिल का मतलब यही विधेयक, बिल का मतलब विधेयक की ओर धीरे धीरे अपना रुझान कर रहे हैं। और आप देख सकते हैं यहाँ पर कि द वुमेन्स मूवमेंट है ना, वांट अ न्यू लॉ, एक ऐसा कानून डोमेस्टिक वायलेंस में चाहता था जिसमें गवर्नमेंट शुड इंट्रोड्यूस इट पार्लियामेंट, जो जिसको पार्लियामेंट में जल्द से जल्द क्या किया जाए, पेश किया जाए, ठीक है। और देखिए कुछ चीजें ऐसी हो जाती हैं कि दिस बिल हैज नन ऑफ व्हाट वी हैव बीन सजेस्टिंग। अब इसमें महिलाएं कह रही हैं कि जो डोमेस्टिक वायलेंस का हमने एक एप्लीकेशन तैयार करवाया कि अगर कोई महिला के साथ में ये होगा तो भी इस कानून में आएगा, इस महिला के साथ में अगर ये होगा तो उसको भी पकड़ा है, लेकिन कुछ बातें ऐसी थी जो पार्लियामेंट मसौदा जब बना, ड्राफ्ट बना, तो कुछ बातें छूट गई थी। तो अब ये महिलाएं चर्चा कर रही हैं, हमने जो जो बताया था वो तो बातें तो छूट गई हैं इसमें, तो फिर से ये विरोध करती हैं, फिर से विरोध करती हैं, कहती हम कॉन्फ्रेंस मीटिंग लेंगे, है ना, आल्सो स्टार्ट एन ऑनलाइन पिटीशन, हम लोग दायर करेंगे, है ना, इंटरनेट पर दायर करेंगे। और फिर देखिए यहाँ पर आप देख सकते हैं कि पार्लियामेंट स्टैंडिंग कमेटी जो होती है ना, एस्टिमेटेड मेंबर्स ऑफ पार्लियामेंट स्टैंडिंग कमेटी, देखिए पार्लियामेंट में भी कुछ कमेटीज होती हैं, पार्लियामेंट इतनी बड़ी होती है कि वहां पर कुछ कमेटी के माध्यम से काम किया जाता है बेटा, ठीक है, बहुत सारी कमेटी होती हैं वहां पे। उसी कमेटी में बीच में से एक कमेटी का आप नाम याद कर लीजिए, स्टैंडिंग कमेटी। स्टैंडिंग कमेटी का मतलब होता है स्थायी समिति, स्थायी समिति होती है, परमानेंट कमेटी होती है। इसको ये बिल पकड़ाया गया, पहले जब इसको बिल पकड़ाया गया तो ये समझी, देखी, सुनी, और यही समिति क्या करेगी, कमेटी क्या करेगी, पार्लियामेंट में जाके इसको पेश करेगी। तो देखिए ये जो आपका कंक्लूजन है वो यहाँ दिया हुआ है, ये तो कहानी थी,
कंक्लूजन आपका यहाँ दिया हुआ है कि इन दिसंबर 2002 द स्टैंडिंग कमेटी सबमिटेड इट्स रिकमेंडेशन टू द राज्यसभा। तो आपने देखा कि जो स्टैंडिंग कमेटी पार्लियामेंट की थी उसने डोमेस्टिक वायलेंस वाला ड्राफ्ट पढ़ा कि सारे लोग विरोध कर रहे हैं 1990 से लेकर 1990 से लेकर, और सब लोग चाहते हैं कि इससे संबंधित कानून बने, तो उसको सही लगा। और 2002 में उसने क्या किया, राज्यसभा में 2002 में राज्यसभा ने इसको पेश कर दिया। अब राज्यसभा में जाएगा तो उसके बाद फिर लोकसभा में जाएगा, राज्यसभा एंड देयर आल्सो टेबल्ड इन लोकसभा। फिर इसके बाद किसकी टेबल में रखा गया, लोकसभा की टेबल में, वहां से भी पास हो गया। द कमेटी रिपोर्ट एक्सेप्टेड द मोस्ट डिमांड्स ऑफ वुमेन्स ग्रुप। वुमेन्स ग्रुप की जितनी भी डिमांड थी सब एक्सेप्ट कर ली गई कमेटी के द्वारा। और फाइनली अंतिम में क्या हुआ है, न्यू बिल, एक नया बिल वाज रीइंट्रोड्यूस्ड पार्लियामेंट 2005। याद रखिएगा ये दोनों तरह से क्वेश्चन बनते हैं। पहला क्वेश्चन तो ये बनेगा कि डोमेस्टिक वायलेंस वाला जो बिल था इंट्रोड्यूस कब हुआ, पार्लियामेंट में आया कब, तो पार्लियामेंट में आया कब, 2005 में। अब देखिए 2002 में स्टैंडिंग कमेटी ने राज्यसभा को दिया था, ठीक है, राज्यसभा को दिया था, लेकिन पार्लियामेंट में पूर्ण रूप से कब आया, 2005 में, यानी कि वो इंट्रोड्यूस हुआ, एक तरह से पास हो गया। आफ्टर बीइंग पास इन बोथ हाउसेज ऑफ पार्लियामेंट इट वाज सेंट टू द प्रेसिडेंट फॉर द हिज असेंट। ये मैंने आपको बताया हुआ है कि पास होने के बाद फिर कहां जाता है, प्रेसिडेंट के पास जाता है ना। द प्रोटेक्शन ऑफ वुमेन फॉर डोमेस्टिक वायलेंस एक्ट केम इनटू इफेक्ट इन 2006, यानी और 2006 ये एक्ट जो है पूरे देश में लागू हो गया। तो ये आया कब, देखिए इफेक्ट में कब आया, 2006 में आया, यानी 2006 से अगर कोई व्यक्ति गलत कर रहा है तो उसके खिलाफ एक्शन लिया जा सकता है। तो बिल का प्रस्ताव लाना अलग डेट होती है, बिल लागू हो जाना पूरे देश में अलग डेट होती है, ठीक है। वो दोनों डेट इसमें 2005 2006 दी गई हैं, इनको भी आप पढ़ेंगे। और देखिए यहाँ पर कितनी अच्छी बात लिखी है, इसको भी आप लोग पढ़ लेंगे कि ऑफन वुमेन हु फेस वायलेंस और आर अब्यूज्ड आर सीन एज विक्टिम्स, बट वुमेन स्ट्रगल इन सेवरल डिफरेंट वेज टू सर्वाइव दीज सिचुएशंस, देयरफॉर इट मोर एक्यूरेट फॉर टू रिफर टू देम एज अ सर्वाइवर। यानी सर्वाइवर कहना उचित होता है बेटा। जैसे कोई महिला होती है, अगर वो पीड़ित होती है, कोई महिला अगर पीड़ित होती है ना, तो होता क्या है कि हम लोग क्या कह देते हैं, विक्टिम कह देते हैं। विक्टिम का मतलब कह देते हैं कि अरे यार महिला पीड़ित हो चुकी है ना, तो साथ में कुछ गलत हुआ है, पीड़ित हुई है। लेकिन हमने ये नहीं देखा कि उस महिला ने कितना संघर्ष करके आज भी वो खड़ी है, लड़ाई करने के लिए खड़ी है। तो जब वो लड़ाई करने के लिए खड़ी है तो हम उसको विक्टिम क्यों कह रहे हैं, विक्टिम नहीं कहेंगे, हम उसको क्या कहना चाहिए, सर्वाइवर कहना चाहिए। ये इसमें बताया जा रहा है। और देखिए इसके माध्यम से आप देख सकते हैं बराबरी के रिश्ते, है ना, हिंसा से मुक्त। तो आपने देखा होगा कि एबव आपने देखा कि किस तरह से पार्लियामेंट का रोल आता है, वही सारी बातें टीवी न्यूज रिपोर्टर के माध्यम से भी। देखिए कुछ कानून ऐसे होते हैं अनपॉपुलर एंड कंट्रोवर्शियल, कुछ कानून ऐसे होते हैं जो पार्लियामेंट के द्वारा जब बनते हैं तो कभी कभी उनकी आलोचना भी होती है। ऐसा नहीं कि पार्लियामेंट ने जो भी कानून नियम बना दिए हैं तो वो मतलब बिल्कुल परफेक्ट हो गए, ठीक है ना, उनकी कभी कभी आलोचनाएं भी होती है, कंट्रोवर्सी भी खड़ी हो जाती है। इसलिए इसमें दिया कंट्रोवर्शियल एंड अनपॉपुलर, ठीक है। कैसे कैसे कानून हो सकते हैं, जैसे इसमें सीधे सीधे आप देखिए कि पार्लियामेंट पासेस द लॉ, अब कुछ कानून ऐसे पास कर देती है जो अनपॉपुलर हो जाते हैं। लॉ कैन बी कंटिन्यूअसली वैलिड एंड हेंस लीगल बट इट कैन कंटिन्यू बी टू बी अनपॉपुलर एंड अनएक्सेप्टेबल। कैसे ही बात प्रूफ हो रही है, जैसे कि आप इसमें देख सकते हैं, पीपल माइट क्रिटिसाइज दिस लॉ, होल्ड पब्लिक मीटिंग, लोग फिर क्या करते हैं, पब्लिक मीटिंग करते हैं पार्लियामेंट के खिलाफ। यही तो हमारे डेमोक्रेसी की अच्छी खास बात है ना, लोकतंत्र है। अंग्रेजों वाला कानून थोड़ी है, अगर कोई पार्लियामेंट ने कानून बना दिया तो हम उसका विरोध भी कर सकते हैं, अगर हमें पसंद नहीं है तो हम विरोध भी कर सकते हैं टीवी न्यूज चैनल्स के माध्यम से, ठीक है। और रिप्रेसिव फ्रेम्ड बाय द पार्लियामेंट, जो भी ये दमनकारी कानून बना है ना उसके खिलाफ पार्लियामेंट के द्वारा, उसके खिलाफ हम अपनी अनविलिंगनेस जाहिर कर सकते हैं। ये सब देखिए कितनी अच्छी बात लिखी हुई है कि इसका मतलब हम कानून का विरोध भी कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल देखिए, एग्जाम्पल में आप समझ में आएगा आपको। फॉर एग्जाम्पल आप देखिए कि म्युनिसिपल लिमिट्स जो नगर पालिकाएं होती है ना, ऑफन मेक हॉकिंग एंड स्ट्रीट वेंडिंग इलीगल। मतलब म्युनिसिपल जो कॉर्पोरेशन जो होती है ना, जो शहरों में होती है, शहरों में तो सड़क के किनारे जो हॉकर्स होते हैं ना, जो ठेले पे सामान बहुत सारे लगाते हैं, उस पर कह देती है, उनको अलाउ नहीं करती कि आप अपने सड़क से रास्ते से सब चीजें हटा लीजिए। तो देखिए, नो वन विल डिस्प्यूट नेसेसिटी फॉर सम रूल्स टू कीप द पब्लिक स्पेस ओपन सो दैट पीपल कैन वॉक ऑन द पेमेंट इजली। ये जरूरी है कि हाँ उनको थोड़ा हटाना चाहिए, उनको साइड में कुछ थोड़ा हटाना चाहिए कि जिससे लोग आसानी से जा सकें, क्योंकि पब्लिक जो प्लेस है वहां पर ये लोग ऐसी दुकानें लगाएंगे तो फिर जगह ही नहीं रहेगी, है ना। लेकिन हमें उनके बारे में भी तो सोचना चाहिए कि अगर हम इनको हटा देंगे यहाँ से, रेलवे लाइन की साइड में जो इनको हटा देंगे तो बेचारे जाएंगे कहाँ, जबकि ये पूरे शहर में क्या करते हैं, पूरे शहर के जितने भी लोग होते हैं आके सब सामान यहीं से खरीदते हैं।
तो पहला नुकसान तो जो पूरे शहर के लोगों को भी होगा, दूसरा नुकसान ये होगा कि अगर ये यहाँ से हट जाएंगे तो ये अपनी आजीविका कैसे चलाएंगे, इनको पैसे कहाँ से मिलेंगे। ठीक है, तो इसके बारे में पार्लियामेंट ने नहीं सोचा, गवर्नमेंट ने नहीं सोचा, है ना। तो यही चीज में दी गई है कि बहुत ही सस्ते दाम पर ये बेचते हैं, है ना, और हजारों लोग जो शहर में रहते हैं वो आके इनसे ले जाते हैं। और फिर आपने देखा कि यही चीज है कि जो लॉ फेवर्स इन वन ग्रुप, लॉ ने क्या किया, एक ग्रुप को तो फेवर किया, यानी एक ग्रुप को फेवर किया कि मतलब जो लोग यहाँ से निकलते हैं उनको तो ठीक है आराम होना चाहिए, लेकिन जो दूसरा ग्रुप है वहां पर कंट्रोवर्सी खड़ी हो गई, है ना। पीपल हु थिंक दैट लॉ इज फेयर कैन अप्रोच द कोर्ट, और जब उनको लगता है कि हाँ कानून सही नहीं है तो वो लोग कोर्ट जा सकते हैं बेटा। अच्छा, आपके दिमाग में एक चीज ये क्वेश्चन भी आ रहा होगा कि अगर लॉ कंट्रोवर्सी खड़ी हो गई तो हम लोग कहाँ जाएंगे, कोर्ट जा सकते हैं। आप कहाँ जाएंगे, कोर्ट जा सकते हैं, ठीक है ना, क्योंकि कोर्ट के पास ही पावर है उस बने हुए लॉ को क्या कर सकता है, कैंसिल भी कर सकता है ना। यू नो दैट सुप्रीम कोर्ट, जब सुप्रीम कोर्ट आएगा तो पढ़ाएंगे तो, ठीक है। द कोर्ट हैज अ पावर टू मॉडिफाई और कैंसिल लॉ, सीधे सीधे दिया हुआ है इसमें कि द कोर्ट के पास पावर होता है कि टू मॉडिफाई एंड कैंसिल लॉ, कोई भी बने हुए कानून को कैंसिल तक कर सकता है। इट फाइंड्स दैट दे कॉन्स्टिट्यूशन, अगर वो संविधान के खिलाफ है। चलिए, ये चैप्टर कंप्लीट हो गया है बेटा, और चैप्टर को यहीं पर फिनिश करते हैं। देखिए यहाँ पर रोजा पार्क चैप्टर क्लास 7 में आपने रोजा पार्क के बारे में भी पढ़ा होगा, ना पढ़ा हो तो आप रोजा पार्क के बारे में पढ़ लीजिएगा। ये एक अफ्रीकन अमेरिकन वुमेन थी, है ना, जिसको सीट पर नहीं बैठने दिया जा रहा था। अमेरिका में क्या हो रहा था कि ये अमेरिका की मूल निवासी नहीं थी, अफ्रीका की रहने वाली थी। अफ्रीका में इनका जन्म हुआ था, लेकिन अमेरिका में जाके ये रह रही थी। तो वहां पर अमेरिका में उस समय रेसिज्म, है ना, रेस यानी नस्ल भेदी जो है, आप देख सकते हैं कि कानून बना था वहां पर, यानी अमेरिका के रहने वाले लोगों के लिए अलग जगह थी बैठने के लिए और इन लोगों के लिए अलग थी। बसों में तो इनको सीट भी नहीं मिलती थी बैठने के लिए। लेकिन इस महिला ने क्या किया, जब एक दिन कोई अमेरिकन आया तो ये अपनी सीट छोड़ने से क्या कर दी, मना कर दी, ठीक है ना, कह दी कि मैं सीट से नहीं उठूंगी, है ना। और उसके इस मना करने से ही बाद में इतना देखें आप बवाल होता है, और इस महिला इतनी स्ट्रांग तरीके से अपनी बात को रखती है, ठीक है ना, कि बाद में फिर इसी से संबंधित जितनी भी अफ्रीकन अमेरिकन महिलाएं थी, सब अमेरिका में रहने वाली, सब मिलकर रोजा पार्क का समर्थन कर देती हैं, आंदोलन करती हैं सड़कों पर। और इसीलिए फिर अमेरिका में क्या एक्ट आता है, सिविल राइट एक्ट 1964, ये आ जाता है। 1964 में सिविल राइट एक्ट आ जाता है। इसका मतलब ये होता है कि अमेरिका में जितने भी लोग रह रहे हैं, भले ही वो अमेरिकन हो या ना हो, सभी को क्या मिलेगा, बराबरी का अधिकार मिलेगा, ठीक है। ऐसा नहीं कि अब सार्वजनिक प्लेसेस में कहीं जा रहे हैं तो उनके बैठने की जगह और है, उनके बैठने की जगह कहीं और है, थोड़ा सा बेकार लगता है ना, इक्वलिटी नहीं होती है। तो ठीक है, इस तरह से चैप्टर कंप्लीट हो गया बेटा। देखिए यहाँ भी यही सब चीजें आपको बताई जा रही है कि आप लोगों को जागरूक होने की जरूरत है। ऐसा नहीं कि आप लोगों ने वोट देकर एमपी को चुन लिया आपने और बस आप भूल गए, आपकी जिम्मेदारी यहाँ से खत्म नहीं हो जाती। आप अपने एमपी जो आपको चुनेगा उनको देखिए कि हमारा एमपी जो पार्लियामेंट में गया कुछ काम कर रहा है कि नहीं कर रहा है, और अगर नहीं कर रहा है तो आप उसके खिलाफ खड़े होइए। यही सब इसमें बातें कही जा रही हैं, ठीक है। चलिए, ठीक है, तो क्लास को एंड करते हैं बेटा, ठीक है। सर कोई आपको चैप्टर को आज पढ़िएगा, रिवाइज करिएगा। अगर इस चैप्टर से रिलेटेड कोई भी प्रॉब्लम आती है तो नेक्स्ट डे, है ना, नेक्स्ट क्लास जब होगी तो आप लोग मुझसे पूछ लीजिएगा, ठीक है। ओके सर। हाँ, थैंक यू फॉर टुडेज क्लास।